भारत एक खोज का चैप्टर 3 सिंधु घाटी सभ्यता। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है जिसके अवशेष सिंध से मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं है कि इन दोनों के बीच भी ऐसे बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजों को जारी रखा जाए। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में कठियावाड़ में, पंजाब के अंबाला जिले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक फैली थी। इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता पर भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। अब तक जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी। उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात यह है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं हुए। यह भी स्पष्ट है कि भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नगर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थीं और दुकानें संभवतः छोटी थीं। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के दौर गुजरे जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार साल पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो एक ही रूप में दिखाई देता है। परंपरा और रहन सहन, लोक प्रचलित रीति रिवाज, दस्तकारी, पोशाक और फैशन जो एक ही तरीकों की याद दिलाता है। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली थी। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया। आर्यों का आना। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, इसका हमें अभी तक कोई पता नहीं। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। उसकी जड़ें शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यावहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है जो नगरों और गांवों को बहाकर ले जाती है।
यह भी संभव है कि मौसम में परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई और खेतों पर रेगिस्तान छा गया। मोहनजोदड़ो के खंडर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई, जिससे शहर की जमीन सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में कुछ मकान 2 या 3 मंजिल जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत हैं कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गईं। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज़्यादातर रेगिस्तान ही रह गया। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने इन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो, लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नगर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो हैं कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ साथ खंड खंड हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, जो कि नगर और थोड़ा शहरी जीवन में भी मौजूद था। खेतिहर पक्ष जोर शायद उन नव आगंतुकों ने दिया होगा जो आर्य थे और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आए। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर ना रहा हो। पश्चिमोत्तर दिशा में भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हों और भारत में जज्ब होती रही हों। सबसे बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ, जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आईं, सब ने अपना प्रभाव डाला, फिर भी यहाँ घुल मिलकर रह गईं। प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के काल के निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। यूरोपीय विद्वान प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं, भारतीय विद्वान पहले। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 ईस्वी मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद ये इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति तो बढ़ती चली गई। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मूलर ने आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिसने ईरान में अविस्ता की रचना की। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया, उद्धरण किया और वेदों और अविस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य था।
कहा गया है कि वेद भारत के महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट हैं। जानते हैं वेद के बारे में। वेद, बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने आप को व्यक्त किया। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। अतः वेद का सीधा साधा मतलब ज्ञान का संग्रह या समय के साथ जानना। उनमें ना मूर्ति पूजा है, ना देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक होगी। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रवाह मिलता है, प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड भी मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए होंगे। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। सभ्यता के उषा काल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया, पर इन सब में साहस और आनंद का भाव था। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यह बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। हमें भारत में भी स्थानों की ही तरह विचार और कर्म को दो समांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती हैं। एक जो जीवन को स्वीकार करती है, दूसरी वो जो जीवन से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है तो कभी दूसरे पर, परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व की निरर्थक मानने वाली नहीं है। जब भी भारत की सभ्यता में बहार आई, तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति के लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने नाचने की कला, चित्रकला, रंगमंच सबका विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि किसी आधार पर लौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विधिवता पूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर परलौकिकतावादी होगी, वह हजारों वर्ष बनी रह सकती है। भारतीय संस्कृति की निरंतरता हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकर ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय उस विशिष्टवाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है, जो बाद में बढ़ते बढ़ते असहनीय हो जाती है। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था थी। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई। उसका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना, उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना, किंतु बाद में यह उसी समाज और मानव मन के लिए कारावास और कारागृह का रूप धारण कर लिया।
फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों, यूनानियों से, चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। 3-4 हजार वर्षों तक का यह सांस्कृतिक विकास और अटूट सिलसिला अद्भुत है। उपनिषद। उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं। यह एक लंबा कदम या लंबी छलांग है। उपनिषदों की जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। यह सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। वे किसी किस्म के हटवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। इन दोनों को मूलतः एक कहा गया है। बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया, पर उसे सापेक्ष रूप से सत्य कहा गया है, आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में। उपनिषदों का सामान्य झुकाव आद्वैतवाद की ओर है और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे, उन्हें किसी तरह कम किया जाए। इस समंजन का रास्ता है जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया है और बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। असत से मुझे सत की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से अमृत की ओर ले चल। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है जो निरंतर किसी खोज में किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा है। ऐतरेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत आने वाले यात्रा के बारे में एक स्त्रोत है। हर श्लोक का अंत इस टेक से होता है, चरेविति चरेविति, अर्थात हे यात्री, इसलिए चलते रहो चलते रहो। व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां। उपनिषदों के बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो, तन मन दोनों अनुशासन में हो। ज्ञानार्जन और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न, आत्मत्याग जरूरी है। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। गांधी जी के नेतृत्व में जिन जन आंदोलनों ने भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही, उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है। भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा, एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की काफ़ी छूट देकर उन्हें एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। उनकी ये उपलब्धियां अनोखी थीं, लेकिन उनकी इसी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था। उसके मन में एक समग्र समाज की ना कोई कल्पना थी और ना कोई विचार, ना कोई दायित्व बोध था। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मकता महसूस करे। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ। किसी प्राचीन समाज में
यह नहीं मिलता, इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब होगा। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया। हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी रही। यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था और सख्ती से बढ़ने लगी और हमारी बौद्धिक जड़ता कम होती गई, रचनात्मकता शक्ति धुंधलाती चली गई। भौतिकवाद हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में, दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखा गया था। कागज पर लिखने का चलन बाद में हुआ। बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली, पर चीन और तिब्बत भाषा में उनके अनुवाद जरूर मिले। जो पुस्तकें खो गईं उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों से ठीक बाद हुई। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है और फिर भौतिकवाद सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन और जनता पर उसका गहरा प्रभाव रहा। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहिताइयों और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए, पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने हर तरह के जादू टोने, अंधविश्वास की घोर निंदा की। उनका रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे, उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, साथ ही काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा से भी। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा ना कोई संसार है, ना स्वर्ग है, ना नरक है और ना ही शरीर से अलग कोई आत्मा। मन, बुद्धि और बाकी सब चीज़ों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियां मात्र हैं। इसी श्रृंखला में आगे महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों में रामायण महाभारत को ग्रहण करने के लिए सदियां लगी होंगी। उनमें बाद में टुकड़े जोड़े जाते रहे। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृतांत है, उनकी विधियों और उस समय के गृह युद्धों का, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थितियां मजबूत कर रहे थे। मुझे इनके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं मिली जिन्होंने आम जनता के विचारों पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इसका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग हैं। इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ अशिक्षित देहाती तक के लिए। इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य
कुछ कुछ समझ में आता है, जिससे वे अनेक रूपों से विभाजित जात पात की ऊंच नीच में बटे हुए समाज में एकजुट रखते थे, उनके मतभेदों को सुलझाते थे। उन्होंने लोगों में एकता का एक ऐसा नजरिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। भारतीय पुराकथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं हैं, उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही हैं। कवियों और नाटककारों ने उनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर काल्पनिक रचनाओं के आधार पर की है। अधिकांश पुराकथाएं और प्रचलित कहानियां वीर गाथात्मक हैं। उनमें सत्य पर अड़े रहने, वचन के पालन का उपदेश दिया गया है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। साथ ही इनमें जीवन पर्यंत मरणोपरांत भी वफादारी, साहस, लोकहित के सदाचार और बलिदान की शिक्षा भी दी गई है। कभी ये कहानियां पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गुथे रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, और यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है, जो हमें यह भले ही ना बता सके कि निश्चित रूप में क्या घटित हुआ, पर ऐसी बात की सूचना जरूर देता है जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। ये घटनाएं वास्तविक हों या काल्पनिक, जीवन में स्थिति जीवन तत्वों की हो जाती थी, जो उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की एक रास्ता और क्रूरता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती है। यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना, सही कालक्रम निर्धारित करना अत्यंत कठिन है। घटनाएं आपस में गड्ढमड्ढ हो जाती हैं। बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्य पूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। कल्हड़ की राजतरंगिणी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। यह कश्मीर का इतिहास, जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई थी। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों, इमारतों, अवशेषों, सिक्कों और सांस्कृतिक साहित्य के विशाल संग्रह की सहायता लेनी पड़ती है। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफ़रनामे की सहायता भी लेनी पड़ती है, विशेष रूप से यूनानी और चीनियों के द्वारा की गई यात्राएं। ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों और पौराणिक गाथाओं, कहानियों के आधार पर कर लिया, जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली थी। इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। इसमें जनता को एक मजबूत और टिकाई सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली, लेकिन इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ, जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ, तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। महाभारत महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम भी करते हैं, परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में से एक है। यह कृति परंपरा और लोक कथाओं, दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनैतिक सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। लगभग 10 वर्ष, बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय से इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए, लेकिन यह कार्य अब भी अधूरा है। शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और अपने रीति रिवाज को अपने साथ लाए।
इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र तालमेल दिखाई नहीं पड़ता। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था, किंतु महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिल कर एक हो रहे थे। इस नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। सबको समेटकर चलने वाला उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया, जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला।